हेलो बच्चों, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज़ और मैं आ गया। तो कैसे हैं आप सभी? क्या कहा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहते हैं, राइट, तो आपको पता होगा कि हम केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग है। फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सब कुछ पढ़ाया था मैंने आपको। धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ा देंगे, राइट। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब तो यहाँ से बच्चे लोग, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा। कभी सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, राइट। अदरवाइज लेक्चर्स तो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, ओके। तो मेरा नाम है राहुल कुशवाहा और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ओके। ओके कर दें, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा आपके सामने टॉपिक लिखा है, कोल एंड पेट्रोलियम। अरे भैया ये क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। तो अब सबसे पहले कोल बना कैसे? बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे सब अचानक से क्या हुआ, दब गए और कई सालों तक अंदर दबे रहे, तो वही किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। पेट्रोलियम कैसे बना? छोटे छोटे पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह सब दबे रहे दबे रहे और दबे रहे, धीरे धीरे क्या हुए, कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम में। पता है ना, धीरू भाई अंबानी अपने, राइट, या हम लोग ओमान से ये तेल बेच बेच कर सब रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा सब बना दिया, राइट। हमारे पास नहीं था, हम खरीदते हैं। अब मज़े की बात यह है कि हम तेल खरीद कर उसको प्योरीफाई करके वापस उन्हें ही बेच देते हैं राइट। हम तो वो खरीदते हैं ना, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में से केरोसिन भी आता है, डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास प्योरीफाई करने की इंडस्ट्रीज़ है, चीप लेबर है, राइट। तो हम कच्चा तेल खरीदते हैं, ठीक। तो कच्चा तेल कैसे आता है? ज़मीन में से आता है। बना कैसे? इस तरीके से, जब बहुत सारे पेड़ पौधे, राइट, बहुत ज़मीन में दबे रहे सालों साल, गर्मी बढ़ती रही, ठीक है। अंदर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना, राइट। तो वही टेम्परेचर के बढ़ने बढ़ने से हमारा क्या हुआ? कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो यहीं से अब कोल एंड पेट्रोलियम का लेना देना क्या है बेटा? ये भी एक कार्बन कंपाउंड्स ही हैं, दोनों कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक आता है कि कंबशन वगैरह किस तरीके से हम करते हैं, राइट। अब जो भी है, जितने, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कैसे जलते हैं? तो अब कोई भी सब्सटेंस जलेगा तो वो किसी फ्लेम के साथ जलेगा, राइट। किस तरीके से जलेगा बेटा? किसी फ्लेम के साथ जलेगा, है ना। तो फ्लेम के साथ जलने के लिए हालांकि सारी चीज़ें नहीं जलती हैं, जैसे कि कोल, सब बताएंगे, ठीक है। जैसे जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में बेटा? गैसियस फॉर्म में जो होंगे ना, गैसियस फॉर्म में जो होंगे वो फ्लेम के साथ जलते हैं। फ्लेम भी दो टाइप का होता है, राइट। एक होगा ब्लू फ्लेम, राइट, और एक होगा येलो फ्लेम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, राइट। तो गैसियस, अब सॉलिड जो है, सॉलिड अगर वो वेपराइज हो गया, ठीक है, वेपर बन गया, क्या बन गया? वेपर। जैसे कि कैंडल जब जलता है तो वो वेपराइज होता है और वेपराइज होने के बाद जलता है तो उससे फ्लेम आती है, अदरवाइज फ्लेम नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लेम कितने टाइप का होगा? दो, ब्लू फ्लेम और येलो। और फ्लेम किस में से आएगी? ज़्यादातर गैसियस में से आती है। सॉलिड तभी आएगी जब उसमें से कोई क्या हो, वेपर बन जाए। और वेपर बनेगा तब जाके फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम आएगी या तो ब्लू फ्लेम आएगी। अब दोनों आते कैसे हैं बच्चा लोग? आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो गैस स्टोव वगैरह यूज़ होता है तो उसमें जो बंसन बर्नर होता है या जो बर्नर होता है उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे छेद से होते हैं, राइट। वो छेद होते किस लिए हैं? वो बच्चों इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बनी रहे। देखते हो ना, कभी कभी जैसे आप दूध उबल रहा, दूध उस पर गिर गया तो बर्नर पे लग जाता है, तो मम्मी लोग उसे साफ़ करती हैं, राइट। तिल्ली विल्ली या झाड़ू की सीख ले लेते हैं, उसको छेद छेद करके साफ़ करते हैं, है ना। तो उसको साफ़ ही इसीलिए करते हैं, साफ़ ही इसलिए करते हैं ताकि आपका क्या हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बनी रहे। तो जब जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होगा ऑक्सीजन सफिशिएंट होगा, कैसा होगा बेटा? सफिशिएंट। तब आपका जो फ्लेम होगा वो ब्लू होगा। और सफिशिएंट जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगा या ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तो फ्लेम कैसा होगा? येलो। फ्लेम कैसा होगा? येलो, राइट। एंड किससे फ्लेम आएगा, किससे नहीं आएगा? गैसियस से फ्लेम आएगा। सॉलिड जैसे कि कोल हो गया, कोल क्या होता है? वेपराइज ही नहीं होता। कोल को भाई आग लगाया, वेपराइज हो गया क्या?
आग लगाया, वेपराइज हो गया क्या? और वेपराइज नहीं हो पाता तो कोल बिना फ्लेम के साथ जलता है। तो एक बार एक बच्चा पूछता, सर मैंने तो एक बार कोयले में आग लगाई थी, उसमें स्टार्टिंग में तो फ्लेम आई थी। अरे भैया, कोल के ऊपर इम्प्योरिटीज़ भी तो होती हैं, कोल के ऊपर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो पहले, और कोयले में आग लगाने के लिए आपको किसी लकड़ी वकड़ी या फिर किसी कागज़ का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। कोयले में डायरेक्टली आग नहीं लगा देते आप, ओके। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जब वो जल जाती हैं तो कोयला क्या करता है, सिर्फ आग देता है, हीट देता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कोल एंड पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम भी जलता, अच्छा फ्यूल है, राइट। तो इसमें आई डोंट थिंक इतना कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ब्लू फ्लेम किससे आता है, येलो फ्लेम किससे आता है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर पूरी तरीके से मिला है तो ब्लू फ्लेम आएगा, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मिला है तो येलो फ्लेम आएगा, ओके। और फ्लेम किस में से नहीं आएगा, जो सॉलिड वेपराइज नहीं होता, ओके। अब यहाँ से आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए टॉपिक को पहले से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे। कंबशन, ये ना जाने कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। कंबशन का मतलब क्या है, जलना। तो आप देखेंगे, पहले लेते हैं अनसेचुरेटेड का एग्जाम्पल, कलरवा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड ले लेते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है बेटा, CH4+O2। जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कंबशन मतलब जला दिया, तो इससे बनेगा CO2 + H2O + हीट + लाइट। अरे भैया यही तो होता है, ना जाने कितनी बार ये रिएक्शन हम आपको इसी चैनल पे बता चुके हैं, ठीक है। CH4+O2। अब बैलेंसिंग देखो यार, खुद से कर लिया करो, ठीक है। पहले चैप्टर में ना जाने कितनी बैलेंसिंग मैंने कराई है। अब बैलेंसिंग करने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा मेरा और आपका भी। और थोड़ा तो खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग चलेगा। CH4+O2 CO2 + H2O + हीट + लाइट। तो भैया अब CH4 वही है भाई, CNG, इसको मीथेन कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन से जला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O + हीट + लाइट। अब कैसे सर H2O, कभी बच्चे लोग कार के एग्जॉस्ट में देखना, वहाँ से छोटे बूंद बूंद करके पानी टपक रहा होता है। कैसे टपकता है, ऐसे तो टपकता है, हीट + लाइट। और इसी एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी का कन्वर्जन होता है और तब जाके गाड़ी चलती है। आप जानते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब होता क्या है, जितने भी सैचुरेटेड बच्चे लोग जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्केन, मीथेन, इथेन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। मतलब बढ़िया एकदम जलेंगे। नॉन सूटी मतलब कार्बन के कंपाउंड समझ लीजिए, काला काला धुआं समझ लो, काला काला धुआं नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है, कैसा है, अनसैचुरेटेड, तो वो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, सूटी फ्लेम के साथ। सूटी, अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से, लेकिन यहां पे भी एक कैच है। कैच क्या, अगर हम इसको प्योर ऑक्सीजन दे दें, प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं, तो ये भी नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, ये भी। अब क्या है, एयर में होती है इम्प्योरिटीज़, राइट। वो इम्प्योरिटीज़ के साथ इसको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा नहीं और परफेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप एकदम मस्त ऑक्सीजन ला के इसको दे दें तो ये भी नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन। अब एसिटिलीन क्या होता है, इथाइन को कहते हैं, इथाइन को, पता है ना, C∼C, यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर H। अब इसको जलाऊं तो ये सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, सब करिया करिया कर देगा, राइट, सब करिया कर देगा, राइट। तो इसी में क्या करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन बना देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं इसको, और बढ़िया ऑक्सीजन देते हैं। तो वेल्डिंग में यही तो यूज़ होता है, ऑक्सी एसिटिलीन। कहीं लिख लो इसको, बड़े काम की चीज़ है, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, कुछ आपको जो भी यहाँ से लिखना है जल्दी लिखिए, जल्दी बेटा, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटाकर कुछ लगा देना। तो जितने भी एल्केन हैं, जितने भी एल्केन बोले तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4 और इसके साथ Cl2, लेकिन ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बच्चे लोग, सनलाइट, ठीक है। यहाँ से एक H हट जाएगा और बनेगा CH3Cl और बनेगा HCl, साथ में HCl भी बनता है, राइट। तो यहाँ से CH3Cl + HCl, CH4 + Cl2, CH3 + HCl। जितने भी एल्केन हैं सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। Cl क्या करेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालकर खुद लग जाएगा। आप चाहें तो इसको फिर से करते हैं, ठीक है।
और ज़्यादा क्लोरीन दे दीजिए तो ये बना देगा CH2Cl2, ठीक है। और ज़्यादा क्लोरीन बना दीजिए CHCl3, और दे दीजिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे ही बनेगा। सॉरी, ठीक है, CHCl3, फिर ऐसे और दे दीजिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप सारे एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ओके, क्लोरीन देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी, ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे जितने भी एल्कीन वाले हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इथीन का, इथीन, ठीक है, CH, चलो इसको और अच्छे से बताएं। इथीन का मतलब कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसके 2 बॉन्ड बचे, तो यहाँ पर H2 लगा दीजिए, यहाँ पर H2। हालांकि इसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिखते हैं CH2CH2, राइट। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब सिंपल सा है कि हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड। लेकिन ध्यान रहे, ये रिएक्शन तभी फिजिबल है जब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो, निकल। क्या हो गया भैया, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो, निकल। विदाउट निकल ये फिजिबल ही नहीं है। बच्चे लोग, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्टर बनाता है या फिजिबल बनाता है। अब फिजिबल का मतलब क्या है? फिजिबल का मतलब यही है, रिएक्शन इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो निकल डालेंगे और साथ में आप करेंगे इसको हीट, हीट करेंगे तो ये बनेगा CH3, एडिशन, एडिशन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। इसका क्या यूज़ है बच्चा लोग? जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, तो उससे वेजिटेबल घी बनाते हैं, जैसे कि डालडा, पहले के ज़माने में आता था ना डालडा, ठीक है, वो सेहत के लिए बढ़िया हानिकारक होता है। जितने भी सेचुरेटेड फैट्स होते हैं, यहाँ तक कि घी भी, ठीक है, वो देखिए बनता कैसे है। ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर R R R R। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये R R का मतलब क्या है? R मतलब CH3 ले लो, एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 R R R R R R। राजा मौली ने 3 R बनाए थे, मैंने 4 बना दिए, ओके, ठीक। अब भैया राजा मौली के सामने तो मैं मच्छर हूँ, वो तो भाई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, गर्व होना चाहिए हमें, ऑस्कर वॉस्कर लाए थे, मैं भी चास्कर तो डिजर्व करता ही हूँ, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 R R R, राइट। R मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब ये समझ लीजिए चेंज आ रही है बहुत सारी, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में? निकल, और साथ में क्या करेंगे? हीट। तो इसका जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 R R R R। दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो ये वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। और ये वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल घी। और ये सही नहीं होता आपके शरीर के लिए, खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस तो होते ही हैं। इसी तरीके से जो घी आता है ना, मक्खन वगैरह, वो भी सैचुरेटेड होता है। और जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, फैट्स, ये फैट में काउंट होता है, सब आपके लिए हानिकारक होते हैं। घी वगैरह भी हानिकारक है इफ टेकन इन लार्ज अमाउंट्स। ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने घी खा लिया तो वो आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो भैया अब पहचानेंगे कैसे? पहले इसे लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो बच्चों, ठीक है। लिख लिया? तो घी भी ज़्यादा ना खाएं, लिमिट में खाएं, ठीक है। और डालडा ये तो खाना ही नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में जब मैं छोटा था तो ऐसे डब्बे में भर भर के आता था, सब पूड़ी उड़ी सब उसी में बन जाती थी, लोगों को पता ही नहीं था, इतनी जानकारी ही नहीं थी, ओके। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, एडिशन रिएक्शन तो हमारा हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मिटा दें, क्योंकि शायद अगली स्लाइड में तो हमारा कुछ और है। मिटाना तो पड़ेगा बच्चों, मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। यहीं से आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर, इसमें रेड कलर होता है। ब्रोमीन की वजह से जो ब्रोमीन वाटर होता है वो रेड कलर का होता है।
अगर उसमें हम किसी अनसैचुरेटेड को डालें, क्या करें, अनसैचुरेटेड को, तो वो क्या करेगा, इसका कलर इधर उधर हो जाएगा, राइट। और यही एक पहचान है, क्या है, पहचान है। तो जितने भी एल्कीन और एल्काइन है इसके कलर को डीकलराइज कर देते हैं, मतलब इसका कलर खत्म कर देते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ब्रोमीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन ये रेड कलर का होता है, राइट। और अगर इसका रेड कलर डिसअपियर हो गया तो वो अनसैचुरेटेड है, और डिसअपियर नहीं हुआ तो वो सैचुरेटेड है। इसी को कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया तो वो अनसैचुरेटेड है, और कलराइज मतलब सेम कलर रह गया तो वो क्या है, सैचुरेटेड। ये पहचान है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप चाहें तो इसको कहीं नोट बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है बच्चे लोग, कोई टेंशन तो नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि इथेनॉल, हाँ वही चीयर्स भाई साहब वाला, राइट, ठीक है। अब चीयर्स भाई साहब समझ जाइएगा आप लोग, C2H5 इसका फॉर्मूला होता है, C2H5OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे अब ये इथेनॉल इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेजेंट ऑडियोर एंड बर्निंग टेस्ट। आई डोंट नो किसी ने टेस्ट किया होगा या नहीं, राइट, लेकिन हम कफ सिरप पीते हैं बच्चे लोग, बेसिकली कफ सिरप में भी वही होता है। क्या होता है, कफ सिरप में भी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये बनता कैसे है, तो शुगर केन का जूस ले लीजिए, राइट, उससे क्या बनता है, गुड़। गुड़ को अगर और जलाया जाए तो क्रिस्टल फॉर्म में शुगर बनता है, और क्रिस्टल फॉर्म में जब शुगर बन जाता है ना तो पीछे एक ब्लैक कलर का लिक्विड छूट जाता है जिसे मोलेसिस कहते हैं, ठीक। फिर मोलेसिस को फर्मेंटेट करते हैं, फर्मेंटेट का मतलब क्या है, इंजाइम्स का यूज़ करके उसे ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको मिलता है अल्कोहल। क्या मिलता है, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल जब मिलता है तो इस तरीके से आपका बनता है C2H5OH। कलरलेस होता है, हाईली फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। अब लगता है 2 बार लिख गया। अब बच्चे लोग यहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट है और एक है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट उसे कहते हैं जिसमें 95% अल्कोहल हो और 5% पानी, लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें 100% अल्कोहल हो। क्या हो, 100% अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हमारा आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसके बाद हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले तो वही आता है कंबशन। बच्चे लोग अल्कोहल का यूज़ मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ। एक तो कफ सिरप में यूज़ हो गया, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है, सैनिटाइजर के तौर पे यूज़ होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, चीयर्स भाई साहब करने के लिए, ओके। मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, उसका डीनेचर्ड करके भी बेचते हैं, वो क्या होता है आपको सब बताएंगे, चिंता नहीं। तो सबसे पहले कंबशन, तो कंबशन क्या है, C2H5OH प्लस O2, इसका आप क्या करेंगे, कंबशन, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस लाइट प्लस हीट, लाइट प्लस हीट एनर्जी, राइट। और इसी एनर्जी, इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप देखते हैं ना आपके कार या बाइक पे लिखा रहता है E20, कहीं देखा E20, मतलब आपके बाइक या कार में जो पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, उसमें 80% तो पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है। हालांकि इंडिया में भी 20% मिलाते नहीं है, ठीक है, 10 से 15% के बीच में होता है, आई डोंट नो द फिगर, ओके। लेकिन E20 का मतलब यही है कि वो इंजन कैपेबल है कि अगर उसमें मतलब 80% पेट्रोल हो और 20% इथेनॉल तो काम चल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कभी बाइक वाइक पे लिखा आ रहा है आजकल E20, तो इसका मतलब है इथेनॉल 20। क्या मतलब है बच्चे लोग, और यही प्रॉपर्टी है C2H5OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस लाइट प्लस एनर्जी। इसी कंबशन प्रॉपर्टी की वजह से ये पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। देखिए साथ साथ में यूजेस भी बताता हुआ चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, जल्दी लिखिए इसके बारे में, ठीक है, लिखिए, लिख लिया भैया, लिख लिया, चलो अच्छी बात है। अब इसको मिटा देते हैं, तो अब करेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो
तो अब ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन इतनी आसानी से ऐड होता नहीं है, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। C2H5OH, बच्चे लोग मैं फिर बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग आप खुद से करेंगे, ओके, इतना तो आप पर मैं छोड़ ही सकता हूँ। और यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब ये डब्बे में पैक करने का मतलब क्या है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये क्या है भैया, आज तक तो O2 ही देखे थे बच्चे लोग। ऑक्सीजन आप सभी को पता है ना, एटॉमिक फॉर्म में तो यही होगा, O वाला O के साथ बॉन्ड बनाकर O2 बना देता है। तो ये बहुत कम प्रोड्यूस होता है, एकदम जब रिएक्शन हो ही रही होती है तभी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसमें आपको ऑक्सीजन मिल गया एटॉमिक फॉर्म में, राइट। या ये कह सकते हैं प्योर ऑक्सीजन, सिर्फ O मिला, O2 नहीं मिला, वो तो मॉलिक्यूल हो गया, राइट। तो ये बहुत रेयरली मिलेगा आपको, ठीक है। ये चाहिए आपको, तब जाकर ये रिएक्शन होगी C2H5OH। एंड इसमें कैटलिस्ट भी लगते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता ये। अब कैटलिस्ट क्या लगते हैं, आए, कैटलिस्ट लगेगा एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एल्केलाइन मतलब NaOH वगैरह कुछ मिलाकर इसमें डालते हैं। अदरवाइज अगर और आपके पास ये अवेलेबल ना हो, और दो चीजें, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एल्केलाइन का मतलब कोई बेस, और एसिडिफाइड का मतलब H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4 ले लो। तो अब ये इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस H2O, ठीक है बच्चे लोग। और इसी को कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो आप अल्कोहल का यूज करके इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। फटाक से दिल पे लिख लो इस बात को, तो जल्दी करो, ठीक है, लिख लो जल्दी। अच्छा, फ्रेम से हटना पड़ेगा, नहीं काम चल जाएगा। चलिए अब थर्ड, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम में रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना भैया, C2H5OH लेना है और इसमें सोडियम ऐड कर देना है। अब सोडियम क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा और ये बनाएगा C2H5ONa प्लस H2, ठीक है। इसको सोडियम इथो ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम इथो ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब ये है क्या, ये क्या बकवास है ये बच्चे लोग। एक तो ये तो याद रखना, MCQ भी आता है, अगर आपके पास एल्केलाइन KMnO4 ना हो तो क्या यूज करोगे, ये इट इज़ अ टेस्ट फॉर एल्कोहल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो आपको जुकाम है, ठीक है। अब मान लो कैसे पता करें कि ये एल्कोहल है, तो बच्चा तो सीधा का सर सूंघ लेंगे, पता चल जाएगा ये क्या बात होती है, ठीक है। ठीक है, तो हर गली में होते हैं, जाते ही पता चल जाता है हाँ इधर है, ओके। तो अब ये मान लो किसी को जुकाम हो गया, वो सूंघ ही ना पाए, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, C2H5OH में Na डाल दो, सोडियम डाल दो, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, साथ में बनेगा हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो इट इज़ अ टेस्ट टू टेस्ट फॉर एल्कोहल, कि कैसे पता करें कि ये एल्कोहल है। जल्दी जल्दी लिखिए ये रिएक्शंस, जल्दी कीजिए बच्चे लोग। लिख लिया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन समझते हो ना, अरे भैया हमको तो डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की ज़रूरत है, तो यस, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, किसमें से, C2H5OH में से, C2H5OH। इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की 170 डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इससे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अरे भैया इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो इससे बनेगा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिहाइड्रेशन में ये करने पे ये होगा, और इस X में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हमें एक एल्केन ग्रुप का मेंबर मिला। एल्केन ग्रुप का मेंबर कौन होगा, अरे भैया यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा लिखिए जल्दी 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 लिखिए, ठीक है।
लिख लिया, लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस C2H5OH का C2H5OH का CH3COOH एल्कोहल और एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, इनका रिएक्शन करा देते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ईस्टर बनता है, जिसे इथाइल इथेनॉट भी कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये बनता है CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। इसी को ईस्टर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ईस्टर, या कहते हैं इथाइल। अरे बेटा ये रहा ना C2H5, इथाइल इथेनॉट, इथाइल इथेनॉट, तो C2H5 ईस्टर। अभी ये ईस्टर होता क्या है, अरे भाई परफ्यूम वगैरह में से स्मेल आती है ना, वो जो फ्रूटी सी स्मेल आती है, देखते ना कोई लोग परफ्यूम मारते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फल महक रहा है, राइट, तो वही परफ्यूम वगैरह में यूज़ होता है। C2H5OH प्लस CH3COOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 CH3COO C2H5 प्लस H2O। और ये चेन बहुत लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। CH3COO C2H5 से पेरेंट पूछ लेता है कि किससे बनेगा, C2H5OH CH3COOH। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये भी टेस्ट है अल्कोहल का, कि अल्कोहल में अगर हम इथेनोइक एसिड मिला दें और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराएं, तो एक फ्रूटी सा सब्सटेंस बनेगा, फ्रूटी स्मेल वाला सब्सटेंस बनेगा, जिसे इथाइल इथेनॉट या फिर ईस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा लोग, ईस्टर या फिर इथाइल इथेनॉट। अरे बोलिए, जल्दी लिखिए जरा इसको, ठीक है, लिख लिया। तो अब कुछ इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको अल्कोहल के। अब अल्कोहल पीने से क्या होता है, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, तो आपका डिसीजन लेने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, तो आए दिन एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही रहते हैं, राइट। ये इसमें बुक में लिखा रहता है, मोर ड्रिंकिंग कैन मेक अ पर्सन बैंकरप्ट, दिवालिया निकल जाना। सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। मैंने तो बहुत लोगों को देखा पीते हुए, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, जो नहीं पीते वो निकल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही गलत आदत है, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। C2H5OH प्लस CH3COOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन हमारा इथेनोइक एसिड में भी आएगा, राइट। लेकिन अल्कोहल का यूज़ यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है ये भी सुन लीजिए। अब ये इंडस्ट्रियल यूज़ है कि भैया परफ्यूम बनाना है, हमको तुम अल्कोहल दे दो। अब गवर्नमेंट ने हमको अल्कोहल दे दिया, आपने तो कहा परफ्यूम बनाने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम उसमें इथेनोइक एसिड मिलाकर ईस्टर विस्टर बना लेंगे, फिर परफ्यूम बनाकर बेचेंगे। या आपने कहा कि सैनिटाइजर में बनाना है, राइट, ठीक है, सैनिटाइजर में यूज़ करना है या कफ सिरप बनाने के लिए यूज़ करना है, तो सरकार ने ड्यूटी फ्री, मतलब सस्ता आता है ना, आपको दे दिया और आपने उसका पौवा बना के बेच दिया, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसीलिए जब भी अल्कोहल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भेजा जाता है तो उसे डीनेचर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे लोग, डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब क्या है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, ठीक है। अब इसमें कॉपर सल्फेट वगैरह, पैराडीन वगैरह ऐड कर देते हैं C2H5OH में, जिससे वो पॉइजनस हो जाता है, ओके। एक केस और आता है कि इंसान ने अगर, चलो इथेनॉल ही अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ होता है, लेकिन अगर किसी ने मीथेनॉल पी लिया तो मीथेनॉल, अरे भैया जो रिएक्शंस ये दे रहा है वो तो मीथेनॉल भी देगा कुछ, राइट भाई, वो पढ़ा था ना होमोलोगस सीरीज। तो मीथेनॉल क्या होता है, मीथेन नल में कन्वर्ट हो जाता है, पेट में जाके मीथेन नल में कन्वर्ट हो जाता है और ये पॉइजनस होता है। तो ये ड्रिंकिंग मीथेनॉल कैन कॉज डेथ ऑल्सो, ओके। सो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके बच्चों। कुछ लिखना चाहते हैं इसमें से, कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इथेनोइक एसिड। अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा, CH3COOH। ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, विनेगर, राइट। विनेगर की स्मेल थोड़ी सी तो प्लेजेंट होती ही है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और ये एसिड होता है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस को कैसा चेंज करेगा, रेड, ठीक है, एक्शन ऑन लिटमस, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, राइट। तो ये एसिड होता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद जो हमारा आता है, इसके बाद वही हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई दिक्कत तो नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है।
118 डिग्री सेल्सियस, कलरलेस होगा, प्लेजेंट सी स्मेल होती है, विनेगर जैसी स्मेल होगी, ठीक। एसिड होगा, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो ये इतना करने के बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डायरेक्टली स्विच करते हैं या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसके रिएक्शंस कराते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, CH3COOH प्लस Na2CO3 या CH3COOH प्लस NaHCO3, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको पता है ना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या बनेगा भैया, CH3COONA, यहाँ भी वही बनेगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, जिसे कहते हैं सोडियम इथेनॉल, CH3CO। बच्चे लोग ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा है कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, और इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अरे भैया एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहल ने क्या किया था, एल्कोहल ने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। क्या एल्कोहल को कैसे टेस्ट करेंगे, वो हाइड्रोजन देता है सोडियम के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। इसका NOH के साथ रिएक्शन ढूंढ रहे हो क्या, NOH के साथ करा दो तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। अरे भैया पढ़े हैं ना, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। लिखिए, जल्दी लिखिए तो जरा, ठीक है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन इसकी आती है, CH3COOH प्लस C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अरे भैया वही जो अल्कोहल में था, सेम उसमें था तो इसमें नहीं होगा क्या। अब इथेनॉइक एसिड में अल्कोहल मिलाकर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिला दूं तो CH3COO C2H5 प्लस H2, इसी को तो कहते हैं ईस्टर, इसी को तो कहते हैं बच्चे लोग ईस्टर, ठीक है। ईस्टर बन गया। जल्दी लिख लीजिए ये रिएक्शंस, मैं हट जाता हूं फ्रेम से। जल्दी लिख लीजिए, मिटा देना। और इसी से विनेगर वगैरह बनता है, एक आध प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। ईस्टर बनाने में मदद करता है, मेडिसिनल यूज इसका काफ़ी है, ठीक है। प्रोपेनॉन बनाने में भी यूज़ होता है, ओके, जिसे एसीटोन कहा जाता है। तो बच्चा लोग, इसी के बाद ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। नाउ इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करने का समय आ गया है। सो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।